होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, विद डिसिप्लिन वे में कर रहे होंगे। तो पहले तो आपसे सॉरी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, हम आपके लिए कुछ सीरीज़ लेके नहीं आए, मतलब हम आपके लिए कुछ टॉपिक को लेके नहीं आ पाए। उसके बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि एक तो टाइम का इशू था, और हमारे साथ और भी जो भाई बंधु वो मेंस भी लिखे, और मतलब मेंस है उनके भी सर पे, तो वो नहीं कर पाएंगे, मतलब तो मेंस के बाद और कंटिन्यू चीज़ें हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि अब कोशिश भी करेंगे थोड़ी कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लेके आए, और क्योंकि हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है ना वो ये है कि आपके लिए चीज़ें हम इजी बना दें। आपको मतलब इतना जो कॉम्प्लिकेटेड मिल रहा है ना चीज़ें, उनको हम मोस्टली रिलेवेंट लेके आके आपको इजी वे में दे दे, ताकि आपको पढ़ने आपको एक वे फॉरवर्ड मिल सके कि नहीं हाँ हमें उस बात को फॉलो करना है। उसके लिए दूसरी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, जैसे तैसे हमने कहा कुछ चीज़ तो कंटिन्यू रखे, तो उसके लिए हमारी एक सीरीज चल रही है, वो है प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज। देखो उसकी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वो सीरीज है ना वो बड़े किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई जा रही है कि एक कोई पर्सन बना ही रहा है। टोटल 4-5 बंदे हैं, उन्होंने डिसाइड किया, कोई पॉलिटी सेक्शन कोई इकोनॉमी, ओके हाँ ये टॉपिक जो है वो एक्सपीरियंस के साथ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पिछला भी एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो उसके लिए ना तो कोई फी है, हमारा ये मोटिव है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसे दी जाए, अगर आप डिसिप्लिन हो ना, आपके अंदर डेडिकेशन है ना, तो हमने कहा कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको डेली बेसिस पे हम देते हैं। क्या होगा, एक 20 से 30 सेकंड का कोई आपके पास शॉर्ट आता है। अब शॉर्ट्स आता है डेली बेसिस पे, आपको टाइम कितना लगेगा, आपको टाइम लगेगा 15 मिनट, यानी एक टॉपिक को प्रिपेयर करने पे डेली आपको, यानी वीक में 5 दिन आएगा। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक टॉपिक 15 मिनट में आप प्रिपेयर करो, एक बुक रख रहे हो उसमें आप कंटिन्यू जो शॉर्ट्स आ रहे हैं उसको 15 मिनट में आप एक्स्ट्रा उस बेसिस पे उस टॉपिक को एटलीस्ट पूरा कर रहे हो। तो एट द एंड क्या होगा, प्रीलिम्स के टाइम आपके जो है वो एक बुक बन जाएगी, उस बुक में आपके नोट्स होंगे विद करंट और स्टैटिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। एटलीस्ट कितने टॉपिक होंगे, 200 प्लस 300 अप्रोक्स टॉपिक्स होंगे। तो मान लो दोस्तों कि आप इतना रिसोर्सेज पढ़ रहे हो ना, फिर भी आप श्योर नहीं हो कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन आई श्योर डेफिनेटली है ना 35 से 40 क्वेश्चन, अराउंड 45 तक क्वेश्चन जो है ना उन्हीं टॉपिक से आएंगे, आप लिख के ले लो। और ये डेली बेसिस पे क्यों किया जा रहा है, डेली बेसिस पे इसीलिए किया जा रहा है कि भाई देखो ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है मार्केट में, एक साथ ही पढ़ना हो, लेकिन आपको ये है कि आप डेली बेसिस पे कुछ चीजें धीरे धीरे पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये एक साथ फिर ऐसा बर्डन क्रिएट ना हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे क्या होता है एग्जाम किसी के बहुत फार होता है ना, तो उसको मतलब स्लो मोड में चलता है, वो कितना भी कोशिश करे स्लो मोड में, लेकिन अगर वो इस चीज को फॉलो कर लेगा ना तो वो ये हो जाएगा, उसको मतलब 40 क्वेश्चन का एटलीस्ट उसके पास उसने रेडी कर रखा है, कितना भी स्लो चले। बाकी वो स्टैटिक पढ़ रहा है तो मान लो 50-60 तक पहुंच जाता तो उसका प्रीलिम्स हो रहा है। तो यही मेन मोटिव चल के हमने ये प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज जो है हमने सलाह रखी है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिए, आप डेली बेसिस पे देखिए कि कितने अभी तक काफी सारे हो चुके हैं, आप उनको देखिए और उनको अपने बेसिस पे एक बुक बनाइए, उसमें लिखिए अलग से, ताकि आपका रिवीजन एक ही बुक में एक साथ आप सब रिवीजन कर पाओ, करंट और स्टैटिक के सब टॉपिक एक ही साथ आप कंटिन्यू देखते जाओ। तो मेरा यही मानना है, आप इसको फॉलो करो तो आपको बहुत होगा, और हम आगे लेके आएंगे धीरे धीरे जो है चीजें और लेके आएंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आया, वो है निसार, ठीक है। तो निसार जो है वो एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, तो उसके बारे में मैं लेके आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली करंट की है। तो प्रीलिम्स के बड़े चांसेस है इसके, स्टेट पीसीएस में भी है। तो मैंने इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया है, मैंने कहा कि देखो बच्चों को एक बहुत इजी वे में देता हूँ। पहले तो मैंने इसको समराइज करा शॉर्ट वे में, इसके जो समराइज है, फिर इसको 2026 के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैंने फैक्चुअल मतलब अलग क्या पॉइंट है वो और सिंप्लीफाई करा इसको, मतलब सिंप्लीफाई है समरी। उसके बाद मैंने अलग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से करा, उसके बाद मैंने 5 से एमसीक्यूज भी बनाए। एमसीक्यूज क्यों बनाए, क्योंकि फैक्चुअल अगर आपने अभी पढ़ा तो साथ साथ आप रिवीजन करोगे तो आपको प्रीलिम्स में हेल्प हो जाएगी। यानी मैंने 3 स्ट्रक्चर में इसको डिवाइड करा है ताकि आपको होप होगा। तो आप इसको कंटिन्यू देखिएगा तो आपको समझिएगा कि कितना अच्छे से आपको ये चीजें समझ आ रही है। तो देखो, तो निसार जो है, तो निसार जो क्या है, इस स्टैंड फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये क्या चीज है, पहले तो मैं आपको सिंपली चीज में बता दूं, ठीक है। एक ये सैटेलाइट है, जॉइंट सैटेलाइट है, जो नासा और इसरो की जॉइंट सैटेलाइट है। तो इसमें क्या करना है, ठीक है। अब मैं पूरे पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको एक बार साथ में पूरी डेफिनेशन पढ़ा लूंगा। ये लॉन्च हुई थी अभी जुलाई को हुई थी, ठीक है। तो मतलब इसकी डेट, लॉन्च डेट बताइए। तो इसमें श्रीहरिकोटा जो है इसका लॉन्च है, वो कौन से है, GSLV MK2 जो रॉकेट है उससे रिगार्डिंग है, उससे मतलब लॉन्च किया जाएगा इसको। ये तो हो गया, ठीक है। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज मॉनिटर करना चेंज अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, जो उसको अर्थ के सरफेस में जैसे अर्थ क्वेक्स आते हैं, लैंड स्लाइड होता है, फ्लड, फॉरेस्ट, ग्लेशियर, वॉल्केनो, उनको सबको जो है ये पूरा मेजर करेगा कि भाई कहाँ का अर्थ क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, उसको सब आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। यानी अर्थ का एक मैप बनाएगा, और मतलब कहते हैं कि रेगुलरली मैप बनाएगा
तो एकदम पूरा जो है उनको डेवलपमेंट इशू होते हैं, कई कई बाढ़ आती है या जैसे होता है ना लैंडस्लाइड होता है, तो उसको रीजन पता करने में हमें आसानी होगी। तो ये सैटेलाइट क्योंकि रेगुलर बेसिस पे चलेगा, तो जैसे मान लो कि आज कई अर्थक्वेक आया है, तो वो अर्थक्वेक आया तो वापस उस अर्थक्वेक के जो डीपली उसका एनालाइज करके उसका मैप बनाएगा, तो उसको मतलब ये कि रिजोल्यूशन में बहुत फायदा हो सकता है, इसका काफी एक्शन बहुत अच्छे से लिया जा सकता है फिर उसको, तो ये उसका काम होगा। यानी एक मैप बनाएगा, अर्थ से सरफेस का पूरा अच्छे से मैप बनाएगा कि कहाँ एरिया जो है लैंडस्लाइड का है, ग्लेशियर का क्या स्टेटस रहता है, वॉल्केनोज के लिए कौन सा वल्नरेबल एरिया है, ये मैप बनाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये अब इसमें क्या काम है कि इसका जो सैटेलाइट है ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी से काम करता है। ड्यूल फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है देखो, अब मैं आपको यहाँ पहले ही समझा लेता हूँ कि ड्यूल फ्रीक्वेंसी क्या काम करता है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सैटेलाइट इसमें ड्यूल फ्रीक्वेंसी है, तो देखो ये जैसे सैटेलाइट बना लेते हैं, ये सैटेलाइट होगी। ठीक है, अब ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के ऊपर से, ये नीचे हमारी हो गई अर्थ, अब ये अर्थ के ऊपर से गुजर रहा है, अब गुजर रहा है तो क्या होगा, ड्यूल फ्रीक्वेंसी, यानी एक जो फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, यानी कहीं ये जो है ना ये एंगल बना रहा है, मतलब ये चल रहा है, ये पहले से एक फ्रीक्वेंसी भेज रहा है लॉन्ग वाली, वो फ्रीक्वेंसी टकरा के आ रही है, तो पहले से डीप एक बड़े एरिया से उसके पास इमेजेस पहुंच रहे हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो ये शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है ना, वो और भी इसको कवर करती 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 चलती है, तो यानी एक ड्यूल फ्रीक्वेंसी होगी दोनों, मतलब आगे पहले से जो है वो जैसे चल रही है सैटेलाइट, वो आगे वाला एरिया भी कवर करती चल रही है, ये लॉन्ग वाला हो गया, वो मतलब डीप लेवल में फैल जाता है आगे, बहुत ब्रॉड लेवल में, फिर उसको ऊपर 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 से कैसे करती चलती है, लास्ट में जो उसके नीचे से जाती है फ्रीक्वेंसी, यानी ये होगी शॉर्ट वाली। ठीक है, तो आई होप कि आप ये चीजें तो आपको समझ में आई, ये होगी शॉर्ट वाली, तो ये कहते हैं ड्यूल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें ड्यूल फ्रीक्वेंसी है, ये कैसे काम करेगी, इसमें एक रडार लगा होता है, इसमें एक रडार लगा होता है, ये है, ये जैसे है रडार, ये भेजता है इधर, ये रडार का नाम क्या है, वो है सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको कहते हैं SAR। ये रडार है, ये फ्रीक्वेंसी भेजेगा, ये फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। ये फ्रीक्वेंसी भेजेगा कैसे, इसमें एक है एल बैंड जो लॉन्ग वाला हो गया, एक है शॉर्ट मतलब एस बैंड हो गया। ये लॉन्ग बैंड जो है वो किसका है, वो है इसरो का, नासा का है, और जो एस बैंड यानी शॉर्ट वाला है, ये जो शॉर्ट वाला है वो किसका है, वो है इसरो का। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। दूसरा, इट कैन सी थ्रू द क्लाउड्स, स्मोक, डार्कनेस एंड वेजिटेशन। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो है ना, ये कैसे देखता है, ये मतलब जो है ना, अगर मान लो कि पूरा मतलब क्लाइमेट चेंज, जैसे पूरी बरसात का टाइम है, क्लाउडी मौसम हो रखा है, या फिर अंधेरा है, फुल रात है, या फिर घना जंगल है, उस एरिया को फिर कैसे करेगा सरफेस को, तो इसमें इन्होंने यही शॉर्ट आउट किया कि अगर कितना ही जंगल को कवर हो, उसके अंदर जाना हो, या कितना ही स्मोकी हो, या फिर कितना ही क्लाउड हो, या डार्कनेस हो, अंधेरी रात हो पूरी, तो उसमें भी ये मतलब ऐसे ही क्लियरली काम करेगा, जैसे दिन में करता है ना ऐसे ही काम करेगा। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, दूसरा, वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल डिजास्टर, हमने पढ़ा क्लाइमेट मॉनिटरिंग करने के लिए अच्छा होगा, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये एक एग्जैक्टली मैप हमको देगा, उससे हम जो है फर्दर एक्शन कुछ ले सकते हैं, हम फर्दर कुछ स्टेप ले सके, तो ये उसके लिए अच्छा होगा। और इसका हाई रेजोल्यूशन होगा, हाई रेजोल्यूशन तो होगा ही, क्योंकि जब रात को ये अच्छे से मैप बना सकता है पूरी डार्कनेस में, तो हाई रेजोल्यूशन तो इसके पास होगा ही। ठीक है, अब कैसे वर्क करता है और देख लो। अब एक और चीज ये आती है जो देखो, सन सिंक्रोनाइज, मैं आपको एक दिन एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनाइज वगैरह सब अच्छे समझो, लेकिन होप के मैं आपको अभी समझा दूं कि सन सिंक्रोनाइज क्या होता है। सन सिंक्रोनाइज देखो, सन सिंक्रोनाइज क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये है अर्थ, ठीक है, अब यहाँ है सन, ये सामने ऊपर दिख रहा है सन, मान लो ये मान लो। अब सन सिंक्रोनाइज कैसे हो गया कि ये एकदम सन के सामने ऐसे एकदम, यानी पृथ्वी जो है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ, एक मिनट, हाँ इसको संक्षेप में आपको ऐसे ही समझा लेता हूँ। ये हो गई अर्थ, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब देखो, अब ये सन सिंक्रोनाइज होता है ना, वो ऐसे काम करता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी हमेशा सन के सामने ही रहेगा, सन के सामने ही रहेगा, नॉर्थ टू साउथ ही जा रहा है ना। अगर मान लो कि भाई सन इसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ये ऐसा घूम रहा, तो ये कभी पीछे आ जाता, ठीक है, कभी पीछे आ जाता, कभी आता, तो सन के सामने नहीं रहता। लेकिन ये नॉर्थ टू साउथ तो कोई जाता है, उसको कहते हैं सन सिंक्रोनाइज, यानी वो सन के सामने रह रहा है। तो ये जो सैटेलाइट होगी वो सन सिंक्रोनाइज होगी, ये आपको समझ लो, ठीक है। फिर है इसमें जो वो है SAR जो हमने पढ़ा दिया कि ये रडार है जो सिग्नल भेजेगा अर्थ और रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगा, उसके वो करेगा। एल बैंड, जैसे सारा एल बैंड जो होगा वो मैंने बताया ना, आगे से पहले जैसे स्टार्टिंग में भेज देगा, ये मशीन आ रहा है, मतलब ये सैटेलाइट जा रहा है, आगे से भेजा, तो डीप पेनिट्रेशन एंड गुड फॉर फॉरेस्ट एंड सोइल के लिए अच्छा होगा एल बैंड होगा, क्योंकि वो पहले से बहुत ब्रॉड एरिया कवर करेगा। फिर शॉर्ट टर्म एस बैंड जो है वो इसरो का है, जो वो क्या होगा, बेटर क्रॉप्स और जो मतलब नीचे जो जिसमें घनी चीजें जैसे जंगल ऐसा घना फैला हुआ नहीं है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके लिए अच्छा होगा। इसमें यूनिक क्या बनाता है इसको यूनिक इसलिए बनाता है कि ट्रैक अर्थ चेंजेस विद इन हाई एक्यूरेसी एवरी 12 डेज,
मतलब हर 12 दिन के अंदर ये पूरे अर्थ को मतलब बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मैपिंग करता है, और 12 दिन में कितने चेंजेस आए उसको वापस एक्यूरेटी के साथ मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ इसको मैप में करता है। दूसरा, इट विल प्रोवाइड ओपन डाटा फ्रीली अवेलेबल टू ऑल यूजर, मतलब ये क्या करेगा, ये पूरा मैपिंग करेगा, फिर हम जैसे सर्च करेंगे तो हमें पूरे एरिया के अच्छे से डाटा मिलेगा कि अच्छा ये एरिया ऐसा, जैसे अभी मान लो गूगल से कोई गाड़ी जा रही है और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि वो गूगल से गया और पुल से गिर गया, कहीं खाई में गिर गई, लेकिन मान लो कि इससे हमें जो डाटा मिलेगा वो बड़ा एक्यूरेटली मिलेगा बहुत, क्योंकि कंटिन्यू 12 डेज में मिलता है और वो भी हाई रेजोल्यूशन के साथ एक्यूरेसी के साथ मिलता है ना, तो हम चीज़ों को देखने में उस एरिया को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो और ये हर यूजर के लिए मतलब सब आम लोगों के लिए भी डाटा जो है वो अवेलेबल होगा, ये ध्यान रखना, ये आम लोग जो है ना उनके लिए भी होगा ये डाटा। कैन डिलीवर डैमेज प्रॉक्सी मैप्स विद इन 5 आवर, और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई डैमेज होता है, कोई डिजास्टर आता है तो उसका विद इन 5 आवर के अंदर मैप बना देगा कि हाँ ये चीजें है, ये डाटा, तो इस पे काम करेगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करने में हेल्प मिलेगा, अर्बन स्पॉल को मैनेज, ग्लेशियर मेल्टिंग हो गई, सोइल मूवमेंट हो गया, ठीक है भाई सोइल कैसे जा रही है, इरिटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, और फ्लड के लिए भी होगा। ठीक है, अब नासा ने रडार वगैरह बनाया, यहाँ ज्यादा अपन को ध्यान देना नहीं है। अब इसरो ने प्रोवाइड किया था GSLV MK2 जो है उससे ध्यान, और एस बैंड जो है ये इसरो के दोनों, ठीक है, ये सबसे थोड़ा कॉस्टलीस्ट मिशन था। अब जो देखो ये डाटा जो है वो कहाँ है मतलब हैंडल होगा, डाटा जो इंडिया के अंदर होगा वो हैदराबाद के अंदर जो इसरो का जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ होगा, जो NRSC सेंटर जो है, और जो नासा का अलास्का का सेंटर है वहाँ होगा, 2 जगह जो है वो डाटा होगा। अब मैंने थोड़ा देखो, मैंने कहा सेकंड फेज, अब प्रीलिम्स के लिए बनाया तो बेस्ट फैक्ट के हिसाब से बनाया कि नासा इसरो, इसकी जो पहली फुल फॉर्म हमें पढ़ना पता होने से, ये क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी नासा इसरो और सार, ये रडार है, सार हमने पढ़ा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दूसरा ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, ठीक है, ये दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। लॉन्च साइकिल कौन दे रहा है, नासा दे रहा है, GSLV MK2 जो है वो लॉन्च साइकिल है। सन सिंक्रोनाइज होगा, हमने देख लिया कौन सा, 747 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होगा। फिर रडार टाइप जो इसमें कौन सा, ड्यूल फ्रीक्वेंसी, ये आप याद क्यों रखना है, ये याद प्रीलिम्स के मैंने अलग से क्यों बनाया कि ड्यूल फ्रीक्वेंसी, यानी पूछ सकता है कि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी, एग्जाम में तो आपने कर दिया सिंगल फ्रीक्वेंसी, नहीं, एल बैंड और एस बैंड। अब एल बैंड ऐसा भी पूछ सकता है कि एल बैंड इज प्रोवाइडेड बाय इसरो, नहीं, एल बैंड जो है वो नासा ने प्रोवाइड किया है, एस बैंड जो है वो इसरो ने प्रोवाइड किया है। अब रडार जो है वो किसका नाम है, सार, ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा रडार हुआ है, तो कोई दूसरा नाम दे दिया, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, और मैंने दूसरे पॉइंट भी बना दिए। चेंजेस मॉनिटर करेगा, अर्थ को लैंडस्लाइड, वोल्केनो, फॉरेस्ट मनी हमने सब देख लिया। क्लाउड, ये क्लाउड में भी देख सकता है, स्मोक, वेजिटेशन और नाइट के अंदर भी देख सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाई फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ये ध्यान रखना है, हर 12 दिन के अंदर करेगा, ये भी पूछ सकता है कि इट इज वो कहते हैं मैपिंग इन एवरी 1 मंथ मींस एवरी 15 डेज, तो 15 डेज नहीं है 12 डेज के अंदर है, फुल अर्थ कवरेज करेगा, लेकिन कहते हैं कि फुल अर्थ नहीं कर सकता, अगर आ सकता है ना कभी कभी इट विल कवर फुल अर्थ, है जनरली फुल अर्थ, लेकिन ये मान सकते हैं कि ये 80% 85 ही करेगा, क्योंकि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को कवर नहीं करेगा। तो आप में इसकी अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है तो आप थोड़ा इसमें अवॉइड कीजिएगा। बाकी 12 डेज डैमेज प्रॉक्सी मैप जो होगा वो विद इन 5 आवर बनाएगा, मैंने अभी आपको बता दिया। हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस जो होगा, क्रॉप ग्रोथ वगैरह होगा ना, वो भी ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अर्बन ग्लेशियर मेल्ट, ये सब मैंने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बनाया है, ठीक है। डाटा जो है वो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगा। हैदराबाद सेंटर इंडिया होगा, वो डाटा कलेक्ट करेगा, अलास्का का जो है वो नासा का, वहाँ अलास्का में होगा, ये तो होगा। अब देखो, अब मैंने देखो MCQs बनाए हैं, वो क्या है कि आपको बता दें कि नासा इसरो जो निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च ऑन विच व्हीकल। अब इसमें से देखो कौन से व्हीकल से लॉन्च किए, PSLV G50। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, GSLV MK3, ऐसा कंफ्यूजन कर दिया भाई, अब देखो बच गया, लेकिन इसमें क्या है, GSLV MK2 है, ये ध्यान रखना। अब इनके दोस्तों के बारे में भी पता ही होना चाहिए, इसके बारे में पता जरूर कर लेना। तो आपको ये चीज भी GSLV MK2 से लॉन्च किया जाएगा। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ रडार सिस्टम डज निसार यूज, कौन सा रडार सिस्टम यूज किया, इंफ्रा रेडियोमेट्री, सिंथेटिक अपर्चर रडार हो गया, ऑप्टिकल इमेजनरी रडार। आप देखो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रडार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। फिर है ये देखो MCQs में क्यों बनाया MCQs, ताकि आपको अच्छे से ये चीजें वापस दिमाग में घुस जाए। निसार सैटेलाइट इज डिजाइन टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से क्या क्या फॉलोइंग करने के लिए मॉनिटर किया गया है, बनाया गया, अर्थक्वेक, फ्लड, ग्लेशियर, क्लाउड फॉर्मेशन। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, अर्थक्वेक है, फ्लड भी है, ठीक, ग्लेशियर भी है, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ी करेगा ये, इसका काम थोड़ी क्लाउड फॉर्मेशन करना, ये तो सिर्फ देखेगा क्या क्या चेंजेस हुए। तो यानी क्या क्या 1 2 3, यानी B 1 2 3 इज द आंसर, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन इज नॉट इट्स फोकस। विच कंट्रीज इज इन्वॉल्व इन नासा सैटेलाइट मिशन, जो है कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया और USA, ठीक है, इसरो और ये
लास्ट एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडार्स आर यूज्ड इन द निसार मिशन, कौन से रेडार यूज हुए, पी बैंड, एक्स बैंड, एल बैंड, एस बैंड। यस, एल बैंड, एस बैंड। एल बैंड जो है वो नासा का, एस बैंड है इसरो का है। तो देखो ये तो हो गए। अब कौन सा, नासा निसार विल बी प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट, अब देखो हमने ये भी ला, तो ये सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, जो मैंने बता दिया कैसे होता है सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, हो गया। थैंक यू डियर्स। ये दूसरा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, लव यू टू ऑल फ्रॉम अपेक्स आईएएस। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कीजिए, ताकि जितने जुड़ेंगे तो ये भी मोटिवेट होगा कि भाई हाँ हमें लेके आनी है चीज़ें। और प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज को भी फॉलो कीजिए, और वीडियोस ऐसे आएंगे तो मैं एक बहुत स्ट्रक्चर वे में लेके आऊँगा, ताकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, और आप मेंस के लिए भी चीज़ें आएगी तो कुछ ले आऊँगा कि अच्छी चीज़ें आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। और एथिक्स के लिए मैं स्पेशल लेके आऊँगा, और ऑप्शनल के लिए भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सब चीज़ें अच्छी रहेगी, और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चीज़ें रेगुलरली मिलती रहे और मोटिवेशन मिलता रहे एक चीज़ का, ठीक है।